Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Imran sir from FEI. This is 10th class political science chapter number 6. Chapter's name is political parties. This is our first lecture. Let's start. Political parties, जैसे कि आप सबको पता है कि political parties जो है वो एक अहम इंस्टीट्यूशन है पूरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में। अगर हम बात करें इलिटरेट पर्सनस की, रिमोट एरियाज़ में जो रहने वाले लोग होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता नहीं होता है, गवर्नमेंट के बारे में पता नहीं होता है, दूसरी जो इदारे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके बारे में पता नहीं होता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में वो जानते हैं। अक्सर आपने भी सुना होगा, अगर इंडिया में कुछ भी सही गलत होता है, क्रेडिट भी बीजेपी को जाता है या मोदी को जाता है, और उसके हम कह सकते हैं क्रिटिसिज्म वगैरह अगर होगा तो वो भी उन्हीं को जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि पूरी तरह से विजिबल है। तो आइए इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में ही हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, जिसमें कुछ लोग मिलकर ये तय करते हैं कि हमें एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, तो वो एक साथ मिलकर कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन, और उसके बाद जब इलेक्शन में जीत हासिल करते हैं तो उसके बाद वो गवर्नमेंट बनाते हैं। लेकिन उनकी एक ख़ास हम कह सकते हैं क्वालिटी होती है कि वो कुछ पॉलिसीज़ लेकर आते हैं, जिन पॉलिसीज़ को अगर लोग चुनेंगे तब जाके लोग उन्हें फिर चूज़ कर सकते हैं। ये जो पॉलिसीज़ वो वाज़ेह करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं, ये ऐसी होनी चाहिए जिनको लोग पसंद करें और जिस पर ये सभी पॉलिटिकल पार्टी जो उसके मेंबर्स है वो इत्तेफाक रखते हो। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए ज़रूरी है 3 कंपोनेंट्स। एक, उनके पास एक सही लीडर होना चाहिए। हम यहाँ पे एग्जांपल देंगे मोदी की, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो इस वक्त है, 2014 से कंटिन्यूसली बीजेपी पार्टी इस वक्त हुकूमत कर रही है, नेशनल लेवल पे भी और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स में भी। तो उनकी एक मेन वजह यह है कि उनका एक लीडर जो काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में फेमस है। दूसरा, एक्टिव मेंबर्स, तो मेंबर्स भी होने चाहिए जो उस पार्टी के पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स वगैरह को लोगों के सामने लाए, टीवी डिबेट्स में उनका मतलब हम कह सकते हैं हवाला दे, अपनी पार्टी को डिफेंड कर सके मुश्किल हालात में। और तीसरा, फॉलोवर्स, जिस पार्टी के फॉलोवर्स नहीं होंगे वो कभी जीत नहीं सकते। तो इस वक्त हम देख रहे हैं अगर बीजेपी जीत रही है तो उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे फॉलोवर्स उनके पूरे कंट्री में देखने को मिलते हैं। अब ये पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, इनका काम क्या होता है, बहुत सारे फंक्शंस करते हैं। एक क्वेश्चन भी आता है आपका, टेक्सुअल फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन, तो जैसे हमने पहले ही बात की थी। तो अगर हम देखें इलेक्शन में ये अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करते हैं। यूएसए में पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो सपोर्टर्स वगैरह होते हैं वही कैंडिडेट्स वगैरह चूज़ करते हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। और दूसरा, पार्टीज़ पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तो एक पॉलिटिकल पार्टी जब अपनी पॉलिसीज़ वगैरह वाजे करती है, वो अपना मैनिफेस्टो देती है इलेक्शन कैंपेन के दौरान, तो लोग फिर चूज़ करते हैं कि इनकी पॉलिसी अच्छी है तो उन्हीं को हम वोट डालेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें लॉ मेकिंग, तो किसी भी कंट्री में लॉ मेकिंग जो होती है उनके पार्लियामेंट में होती है, लेजिस्लेचर में होती है। तो इंडिया में जब भी लोकसभा इलेक्शंस होते हैं पूरी कंट्री में, तो उसमें जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, जिनको सबसे ज़्यादा सीट्स हासिल होती है, जो जीत हासिल करती है, उनकी ही मेजॉरिटी होती है लोकसभा में। तो इसका मतलब जिनकी मेजॉरिटी होगी पार्लियामेंट में वही कल बिल बना सकते हैं, वही कल लॉ भी पास कर सकते हैं। तीसरा, चौथा, पार्टीज रन एंड फॉर्म गवर्नमेंट। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव्स की बात करें तो उसमें मेन आता है प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, टॉप लीडर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तो जो पॉलिटिकल पार्टी जीतती है, प्राइम मिनिस्टर का भी उन्हीं का होता है और दूसरा कैबिनेट भी उन्हीं का होता है। तो इसलिए जो भी डिसीजंस वगैरह, जो भी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करनी होती है तो वही पॉलिटिकल पार्टी करती है। इसके अलावा पार्टीज़ जो हारती है इलेक्शन, वो उन काम करती है अपोजिशन का। तो जो भी रूलिंग पार्टी गलतियां वगैरह करेगी उसका क्रिटिसिज्म ये अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ करती है, ताकि अगले आने वाले इलेक्शन में लोग उन्हीं को वोट करें। इसके अलावा पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन एंड रेज एंड हाईलाइट इश्यूज़। तो अगर हमने पिछले चैप्टर में भी बात की थी प्रेशर ग्रुप्स एंड मोमेंट्स के बारे में, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ प्रेशर ग्रुप से ही उभर कर आती है और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स मोमेंट्स वगैरह में भी पार्टिसिपेट करते हैं और वो हाईलाइट करते हैं बहुत सारे इश्यूज़ वगैरह। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है।
इसके अलावा बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स वगैरह के बारे में आप भी सुनते होंगे, तो वो काम भी पॉलिटिकल पार्टीज ही करती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ लोगों को समझाती है कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से काम करती है, अलग अलग जो प्रोग्राम्स के थ्रू लोगों को इन्फॉर्म करती है कि कौन कौन सी नई स्कीम्स निकली है, ताकि लोग उनका बेनिफिट उठा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है इस वक्त। अगर आज से 100 साल पहले की बात करें तो बहुत कम कंट्रीज़ ऐसी थी जहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन आज बहुत कम कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो सोचिए, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी कंट्री में नहीं होगी तो वहाँ पे जब इलेक्शंस होंगे वो भी बेमानी होंगे। और वहाँ पे अगर हम बात करें, सभी कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट खड़े होंगे इलेक्शन में, तो कल को हम किसको पकड़ेंगे अगर गवर्नमेंट ने अच्छा नहीं किया? तो कौन सा कैंडिडेट कल को लेजिटिमेट रहेगा, जवाबदेह रहेगा, आंसरेबल रहेगा लोगों के सामने? तो एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों की हर एक डिमांड को पूरा करे और नई पॉलिसीज़, ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आए जिससे लोग फ़ायदा उठा सके। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत ज़रूरी है, लेकिन कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ होनी चाहिए, ये हम आने वाले टॉपिक में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ ज़रूरी है, अगर हम इंडिया में देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत 750 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ इंडिया में हैं, लेकिन वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शंस नहीं जीतती। गिनी चुनी पॉलिटिकल पार्टीज़ ही इलेक्शंस में जीत हासिल करती है और बड़ी पार्टीज़ कहलाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे, आप जो पार्टी सिस्टम होता है किसी कंट्री में, वन पार्टी सिस्टम होता है कि उस कंट्री में एक ही मेन पॉलिटिकल पार्टी होती है, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो चाइना में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है मेन। तो वहाँ पे फ्रीडम है लोगों के पास कि वो पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, ना तो वहाँ पे कोई फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी सारे फैसले करती है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। और दूसरा, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वन पार्टी सिस्टम अच्छा नहीं है, क्योंकि लोगों के पास वहाँ पे चॉइस नहीं रहती है कि वो किसको चूज़ करे। दूसरा होता है टू पार्टी सिस्टम या बाई पार्टी सिस्टम भी कहते हैं। यूके और यूएसए में दो पार्टीज़ हैं, जैसे कि यूएसए में डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पार्टी है और यूके में है लेबर एंड कंजर्वेटिव पार्टी। इसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी पार्टीज़ होती है, लेकिन जब भी इलेक्शंस होते हैं तो छोटी पार्टीज़ कुछ ही सीट्स हासिल करती है, लेकिन गवर्नमेंट हमेशा मेन दो में से ही कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत बनाती है और दूसरी पार्टी उस वक्त अपोजिशन का काम करती है। लेकिन इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं था एक या दो पार्टी से। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डिपेंड करता है कि उस कंट्री की हिस्ट्री क्या है, जियोग्राफी क्या है, या वहाँ पे रीजनल वगैरह या जो डाइवर्सिटी वगैरह है वो कितनी है। तो इंडिया एक बहुत बड़ी डाइवर्स कंट्री है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी स्टेट लेवल पर भी है, नेशनल लेवल पर भी है। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो नेशनल लेवल पर लड़ती है उनको नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ कहते हैं, जो स्टेट लेवल पर लड़ती है उनको स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ कहते हैं। तो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में 9th क्लास में हमने पढ़ा था, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होती है जो इलेक्शंस वगैरह कंडक्ट करती है पूरी कंट्री में, कोड ऑफ कंडक्ट करती है इम्प्लीमेंट ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन। इसके अलावा इसका जो हेड होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन उसके बाद वो किसी के लिए जवाबदेह नहीं होता है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा दो और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो भी पॉलिटिकल पार्टी मतलब रजिस्टर करना चाहती है अपने आप को, तो उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने अपने आप को रजिस्टर कराना होता है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही पॉलिटिकल पार्टीज़ को सिंबल वगैरह अलॉट करती है। तो इंडिया में अगर हम देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने अगर हम बात करें तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो एक समान इज़्ज़त देती है, तो वहाँ वो कोई डिफ्रेंशिएट वगैरह नहीं करती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में। लेकिन कुछ मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनको थोड़े से स्पेशल प्रिविलेजेस हासिल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। वो उन पार्टीज़ को यूनिक सिंबल्स प्रोवाइड करती है, और जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको इलेक्शन सिंबल इस्तेमाल करने का भी हक देती है। तो इन प्रिविलेज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कहते हैं।
इसके बाद अगर हमने पहले ही बात की थी स्टेट पॉलिटिकल पार्टी और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की, तो एक पॉलिटिकल पार्टी जब भी कुछ लोग मिलकर एक पार्टी बनाते हैं और वो समझते हैं कि हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टी अगर स्टेट लेवल पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे तो किस तरह से वो स्टेट पार्टी बन सकती है। तो उसके लिए क्राइटेरिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। सबसे पहले वो पार्टी जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी तो कम से कम उसको 6% टोटल वोट्स में से 6% वोट्स मिलने चाहिए। दूसरा, कम से कम वो 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जीत हासिल करे, तब जाके उसको स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिलेगा या रीजनल पार्टी का दर्जा मिलेगा। दूसरा होता है नेशनल पार्टी। तो नेशनल पार्टी बनने के लिए जो क्राइटेरिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, तो क्राइटेरिया इस तरह से है। सबसे पहले 6% वोट्स उसे टोटल वोट्स में से हासिल करने हैं। जितने भी टोटल वोटिंग होती है कंट्री में, तो उसमें से 6% वोट्स इस पॉलिटिकल पार्टी को मिलने चाहिए। और कम से कम 4 अलग अलग स्टेट्स में 4 लोकसभा सीटें अगर वो हासिल करेगी, वहाँ पे जीत हासिल करेगी, तब जाके नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा उसे मिलेगा। तो 2016 तक 6 ही नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज थी पूरे इंडिया में, लेकिन अब 7 है। तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी है, उसको भी अब दर्जा मिला है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का। तो इस वक्त टोटल 7 पॉलिटिकल पार्टीज़ है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक एक करके इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह।